Yes, good evening everybody. Am I audible? Am I audible? Yes, good evening, good evening. सभी को प्रॉपर वॉइस आ रही है मेरी? यस, चलिए। सो 2 मिनट्स जो है वेट करते हैं, ठीक है। अदर कैंडिडेट्स को भी ज्वाइन करने देते हैं, क्योंकि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को, ये आपका जो है नया सब्जेक्ट ऐड हुआ इस बार। आपको ऑलरेडी पता है कुछ टॉपिक्स आपके जो है वो पहले वाले ही हैं, बट कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके नए ऐड जो है वो इस बार हुए हैं, राइट। तो हम जो है वो 2 मिनट देख लेते हैं, कुछ और कैंडिडेट्स को जो है ज्वाइन करने देते हैं, राइट। चलिए, यस, गुड इवनिंग। सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, राइट, है ना? एम आई ऑडिबल? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि जो ये आपका सब्जेक्ट है डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है, इस बार जो है वो कुछ चीजें इसमें नई ऐड हुई हैं। कुछ चीजें जो आपने पहले जैसे पीडीजी के नाम से होता था, है ना, तो पहले आपने ऑलरेडी देखा है, जैसे आपका पॉपुलेशन टॉपिक रहता था, ग्लोबलाइजेशन रहता था, है ना, ये सारे टॉपिक्स आपके रहते थे, ह्यूमन डेवलपमेंट आपका रहता था। बट इस बार क्या है, इस बार आपके कुछ चीजें जो है वो नई ऐड हुई, जिसमें आपका आता है डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है। तो डेवलपमेंट इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपके सारे ही चीजें जो है वो कवर अप हो जाती है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, चाहे वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, हर एक चीज जो है वो यहां पर होती है। पॉवर्टी है, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट जो आपका किस तरह से रिलेट करता है, वो सारी टॉपिक्स जो है वो आपके यहां पर कवर अप होते हैं, राइट। इसके अलावा जो है हम यहां पर पॉपुलेशन, जो आपकी पॉपुलेशन में भी क्या चीज, जो आपकी 2011 की सेंसस है, राइट, उसके रिगार्डिंग जो है वो यहां पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड अदर डेवलपमेंट जो आपके रहते हैं, वो सारी यहां पर जो है वो आज इस 50 क्वेश्चंस में जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आप फर्स्ट टाइम देखेंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, है ना, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपने पहले पढ़ी हो। तो आज ये आपका एक तरह का टेस्ट भी रहेगा, है ना, क्योंकि साथ में जो है वो मैं आपका क्वेश्चंस से पढ़ने के बाद मैं आपसे आंसर पूछूंगा, तो आपने जो है वो कमेंट में अपना आंसर भी बताना है, ठीक है, कि क्या जो है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और एट द एंड जब हमारा ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपने अपना स्कोर भी जो है वो यहां पर बताना है कि आपने आउट ऑफ 50 जो है वो कितना स्कोर जो है वो अचीव किया है। क्लियर एवरीबॉडी? सो शैल वी स्टार्ट? यस, करें स्टार्ट फिर? हाँ जी, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो हम चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी सेड डेवलपमेंट इज फ्रीडम। देखो, बेसिक क्वेश्चन है, यहां से हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे वो कोई भी इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने कोई ना कोई जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है कोई ना कोई कोट्स जो है वो दिए हैं, कोई ना कोई लाइंस जो है वो दी हैं, या कोई ना कोई किताब जो है वो आपने लिखी है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि वैसी एक कोट है कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम, है ना, ये किसने बोला है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मिसबा उल हक, अमर्त्य सेन, वर्ल्ड बैंक या IMF, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन, और मैक्सिमम बच्चे जो है वो इसका आंसर दे रहे हैं अमर्त्य सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी,
तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, अमर्त्य सेन। ठीक है, आपको पता है कि अमर्त्य सेन जो है वो हमारे भारत के एक महान इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है यानी कि, और इन्होंने जो है ये एक कोट जो है वो दिया था डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, कि डेवलपमेंट जो है वो फ्रीडम है। अगर हम इसको और डिटेल में जाने तो डेवलपमेंट इज फ्रीडम के आगे इन्होंने क्या चीजें बोली थी, तो इन्होंने कहा था कि जब आप डेवलप होते हैं, डेवलप यानी कि देखो एक देश जो है वो डेवलप होता है, राइट, एक नेशन जो है वो आपका डेवलप होता है, लेकिन जब एक नेशन के साथ साथ जैसे हम सेल्फ डेवलप होते हैं, है ना, हमारी कंट्री तो डेवलप करती है लेकिन हम भी जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, वैसे वैसे हम खुद को जो है वो फ्री जो है वो हम एक्सपीरियंस जो है वो करते हैं। यस, आप आ गए हैं, है ना। चलिए, तो यही चीज जो है इन्होंने कही थी कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है आपका फ्रीडम, यानी कि डेवलपमेंट प्रोवाइड्स यू फ्रीडम, डेवलपमेंट गिव्स यू फ्रीडम। ठीक है, डेवलपमेंट से जो है यानी कि जब आप डेवलप होते हैं, जब आप कुछ चीजें जो है वो सीखते हैं, अपनी जिंदगी में ग्रो करते हैं, तो आप जो है वो फ्रीडम जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। तो ये बहुत बढ़िया इजी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अब यहां पर देखिए बात की गई है डेवलपमेंट की, एक टाइप की सोशल डेवलपमेंट की, राइट। अब जब हम सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट में आपके यहां पर जो है वो 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, तो पहली स्टेटमेंट ये है। सेकंड है इंक्रीज्ड पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है इंप्रूव्ड मैकेनिज्म्स फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एंड फोर्थ है गुड गवर्नेंस। यहां पर हम एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट जो है वो यहां पर समझेंगे। यस, गुड इवनिंग। ठीक है, कि जो ये आपका सोशल डेवलपमेंट है, अब सोशल जो हमारा समाज है ना, अब समाज में आपका क्या क्या आता है, समाज में जो है आपका एनवायरमेंट भी आता है, समाज में आपकी सोसाइटी भी आती है ना, जैसे सोशल है, तो जो भी आपके आसपास चीजें होती हैं या फिर उस चीज को इंप्रूव, जैसे यहां पे डेवलपमेंट वर्ड यूज किया, तो यानी कि उसको डेवलप अपलिफ्ट करने के लिए, है ना। तो सोशल डेवलपमेंट के मेजर इंडिकेटर्स क्या है, कि जब एनवायरमेंट हमारा जो है वो बेटर होगा, जब हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप होगी, ऐसे डेवलपमेंटल प्रोग्राम हम चलाएंगे, गवर्नमेंट जो है गुड गवर्नेंस जो है वो फॉलो करेगी रेदर देन बैड गवर्नेंस, है ना, कि वो सोसाइटी के हक के लिए जो है वो काम करेगी, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो देखो यहां पर आता है पहला प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, है ना। तो प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ तो आपका जो है बिल्कुल सही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर बात की गई है हेल्थ से रिगार्डिंग, राइट। दूसरी बात की गई है डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाने, ठीक है, जिसमें क्या है कि इंक्रीज्ड पॉपुलर पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि हमें जो है वो सभी को जोड़ना है, ठीक है, ज्यादा लोगों को जो है वो कनेक्ट करना है, जो भी हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो किसी एनजीओ के द्वारा चलाए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, राइट। उसके बाद इंप्रूव्ड मैकेनिज्म फॉर एनवायरमेंट, देखिए जैसे सोशल की बात की गई थी, तो एनवायरमेंट हमारा आसपास का जो भी इकोसिस्टम है एनवायरमेंट है। उसके अलावा गुड गवर्नेंस, जैसे कि मैंने आपको बात की, सोशल है, अगर गवर्नमेंट जो है वो सोशली, जैसे आपने सोशल स्कीम्स भी जो है इसमें पढ़ा होगा ईपीएफओ के सिलेबस में, राइट। तो वही सारी चीजें जो है वो आपकी आती हैं, राइट। तो यहां पर आपके चारों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट होते हैं, इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है, यहां तक डन है। सेकंड का डी, हाँ जी, सेकंड का डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? हाँ जी, मुझे तो लग रहा है कि क्लियर है यार। यस, चलिए थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका जो कि रिलेटेड है पॉवर्टी से। अब यहां पर जब हम पॉवर्टी की बात करेंगे तो देखो पॉवर्टी वाला जो टॉपिक है ये आपका, ठीक है, जो आपका ये पॉवर्टी वाला टॉपिक है ना, ये जो पॉवर्टी वाला टॉपिक है ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, इकोनॉमी में भी जो है वो आप पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहां पर जो सोशली डेवलप, जैसे जो हम डेवलपमेंट इश्यूज में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे पॉवर्टी वाले को, तो हम सिर्फ वही चीजें जो है वो इसके साथ कनेक्ट करेंगे जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बाकी जो भी पॉवर्टी के रिगार्डिंग है, चाहे वो उसकी टाइप्स हैं, उसके मेजरमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हम ऑलरेडी इकोनॉमी में जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डिफाइंड पॉवर्टी लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अब आप बोलेंगे सर यहां पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पॉवर्टी लाइन का पूछा गया है, तो हम इसको डेवलपमेंटल इश्यूज में क्यों पढ़े?
है ना। हम तो ये इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं, तो फिर हम इसको यहां पर क्यों पढ़े? तो यहां पर हमने इसलिए पढ़ना है क्योंकि देखो जब हम पॉवर्टी को डिस्कस करते हैं तो पॉवर्टी एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारी सोशल डेवलपमेंट का, ठीक है, हमारी जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट का, एक इकोनॉमिकल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो पॉवर्टी है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। और ये हम ऑलरेडी चीजें जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था क्लास में कि किस तरह से पॉवर्टी जो है वो डेवलपमेंट के साथ रिगार्ड जो है वो रिलेट करती है। अगर पॉवर्टी ज्यादा है किसी कंट्री में तो डेवलपमेंट कैसे इफेक्ट होगी, पॉवर्टी कम है तब कैसे इफेक्ट होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस की, तो पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड कौन से जो है आपके ऑप्शंस करेक्ट है? पहला ऑप्शन है वाई के अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटी। तो मैक्सिमम बच्चों ने जो है वो इसका आंसर दिया है ए एंड डी, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो मैक्सिमम बच्चों का है? दैट इज ए, ठीक है। तो वाई के अलग कमेटी, तो अलग कमेटी जो है दैट इज रिलेटेड टू द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अगर हम इसको देखो डिटेल में समझे तो इससे पहले क्या होता था कि हम जो है वो लैक ऑफ इनकम जो है वो एक मेजरमेंट के लिए जो वो देखते थे कि पॉवर्टी को हम किस तरह से मेजर कर चुके हैं, ठीक है। ये हम आपने इकोनॉमी में पढ़ा है वैसे, बट मैं आपको जो है एक जस्ट क्विक रिवीजन है ना, क्योंकि हम हर एक चीज जो है वो कंप्लीट करेंगे आज, सो दैट कि आपका जो है वो कोई भी टॉपिक मिस ना हो, ठीक है। इसके बाद अलग कमेटी ने क्या करा था, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हम जो है कैलोरीज के हिसाब से कि एक पर्सन जो है कितना कंज्यूम कर रहा है, तो रूरल के लिए अलग और अर्बन के लिए अलग, है ना। तो कैलोरीज जो है वो यहां पर डिसाइड की गई कि अर्बन एरियाज के लिए मिनिमम जो है 2100 कैलोरीज और रूरल के लिए 2400 कैलोरीज, ठीक है। इससे हम पता लगाएंगे कि कितना जो है वो आपका यस, ठीक है, कितना जो है वो आपका पॉवर्टी लाइन जो है वो किस हिसाब से जो है वो डिसाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपकी तो पहली बार जो है वो डिसाइड की गई थी वाई के अलग कमेटी ने, जिन्होंने जो है वो कैलोरीज को यानी कि कंजप्शन को जो है एक बेस पॉइंट जो है वो बनाया था कि इसके हिसाब से जो है वो हम पॉवर्टी को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद बहुत सी कमेटीज आई, ये सारी कमेटीज जो है वो आपकी आती है ना, किसी न किसी ने जो है वो अलग अलग अपनी पॉइंट्स जो है वो रखे हैं, है ना। चलिए उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर बात की गई कि जो पॉवर्टी एस्टिमेट है, ठीक है, वो रिलीज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड बाय। अब यहां पर आपको जो है वो आपका आंसर कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो मे भी आप बिल्कुल सही आंसर दे दें, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए आप इसका क्या आंसर होगा कि जो पॉवर्टी एस्टिमेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की जाती है इज बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड बाय, तो वो किसके द्वारा जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है? क्या वो सीएसओ के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है? क्या वो नीति आयोग के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है? क्या वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है? या फिर क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है? क्लियर? तो अब यहां पर आपने बताना है कि रिलीज कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, वो उसका भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट किस बेस पे, ठीक है, कि वो कौन सा जो है वो मतलब डाटा जो है वो किसके द्वारा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, वो आपने बताना है कि इन चार में से किसके द्वारा जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे जो है इसका आंसर सी जो है वो बोल रहे हैं, सी यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपने दिया है। तो जहां पे आप नोट डाउन कर रहे हैं तो यहां पर +1 जरूर कर लें, है ना। चलिए अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें तो देखो जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है इंडिया में दैट इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग, जो उनकी टास्क फोर्स है, ठीक है, उसके द्वारा ये कैरिड आउट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द डाटा कैप्चर्ड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। और अगर यहां पे अगर आपको मिनिस्ट्री पूछी जाए तो मिनिस्ट्री आपने याद रखनी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, MOSPI। तो ये जो है वो मिनिस्ट्री है, ये आपका डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है, एंड जो ये कैरिड आउट की जाती है दैट इज बाय नीति आयोग, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये तो चलो आपको पता है ये नीति आयोग क्या है, ठीक है, जिसको नहीं पता तो आपको पता है, मैं बता देता हूं कि नीति आयोग क्या है। आपका एक थिंक टैंक है जिसने प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस करा था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो इनमें से जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो पब्लिश करती है?
आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और आईएमएफ। यहां पर आप जल्दी बताइए कि क्या जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ जी, यस। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी। बी, ओके। तो मैक्सिमम बच्चों ने जो है वो, मैक्सिमम क्या, सभी बच्चों ने जो है वो इसका आंसर क्या दिया है, बी ऑप्शन, यानी कि आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो बिल्कुल सही है कि जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है दैट इज रिलीज्ड बाय यूएनडीपी, और ये इंडेक्स जो है वो उसी का ही पार्ट है, राइट। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय यूएनडीपी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, ठीक है जी। नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं है, यूएनडीपी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी's 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्हाट वाज इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, यानी कि एचडीआई रैंक बताना है आपने, जो इस बार की रिपोर्ट में आया है कि भारत ने जो है वो कौन सा रैंक जो है अचीव किया है, ठीक है। तो आपने बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, आपको पता ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो तीन इंडिकेटर्स जो है वो उसके होते हैं, तीन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, एक आपका हेल्थ रहता है, एक आपका एजुकेशन रहता है, और एक आपका जो है वो लाइफस्टाइल यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी रहती है, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करती है। तो इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, और इसको जो है यूएनडीपी रिलीज करती है, ठीक है। इसके इस बार के लिए आपने बताना है कि 2025 में जो है इंडिया का क्या रैंक रहा है, और मैक्सिमम बच्चे बी ऑप्शन बोल रहे हैं, बट कुछ बच्चे जो हैं डी भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर जो है वो इसका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज 130, क्योंकि यहां पर आपको 2025 का बोला गया है, ठीक है, जो आपका करंट है। तो लेटेस्ट वाला आपने बताना है, दैट इज 130, पुराना वाला है 134। तो डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है आपने, इस बार का रैंक जो 130 है, क्लियर, यस, वेरी गुड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यहां पर बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो है इंडिया का इस बार क्या रैंक रहा है, चलिए बताइए। यस, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बच्चे बी एंड सी जो है वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि इंडिया ने ये रैंक पहली बार हासिल किया है। पहली बार कैसे, क्योंकि इंडिया फर्स्ट टाइम जो है वो टॉप 100 की लिस्ट में जो है एंटर हुई है। इसके बाद, इससे पहले जो था, इंडिया के जितने भी रैंक रहे हैं वो 100 से ज्यादा ही रहे हैं, ठीक है। 2024 में ये रैंक 109 था, बट 2025 की यहां पर बात की गई है, तो इस बार का जो रैंक था इंडिया का दैट इज 99th, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया ने जो है, सर इसमें क्या पैरामीटर्स हैं, इसमें पैरामीटर्स नहीं है, इसमें टारगेट्स हैं, गोल्स हैं। आपको बता दूं आगे, वैसे इसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन भी डाला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, जो आपके टोटल 17 है। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आधार पर जो है वो आपका रैंक जो है डिसाइड किया जाता है। इन गोल्स को इंडिविजुअली जो है वो देखा जाता है, कि जैसे मान लो गोल 1 है आपका नो पॉवर्टी, है ना, या 0 पॉवर्टी, है ना। तो मान लो कि वो जो पॉवर्टी है, वहां पे पॉवर्टी के हिसाब से सभी कंट्रीज को जो है वो यहां पर देखा जाएगा कि किसमें कितना ज्यादा जो है वो पॉवर्टी इंडेक्स है। मतलब हर एक जो है वो अलग अलग कैलकुलेट किए जाते हैं टारगेट्स, जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे टोटल 17 है, उनको अलग अलग देखा जाता है। फिर देखा जाता है कौन किस पॉइंट पे जो है वो आ रहा है, फिर उसके बाद उसका टोटल किया जाता है। उस टोटल पॉइंट के बाद जिसने जो है वो आउट ऑफ 100 स्कोर किया होता है, उस हिसाब से जो है वो आपकी रैंकिंग दी जाती है, क्लियर। तो इसमें कोई ऐसे इंडिकेटर्स नहीं है, इसमें गोल्स हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हमारे टोटल 17 है। डन, चलो, तो सही आंसर जो है वो 99। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो इसी का थोड़ा सा और करते हैं आगे। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट रैंक किसका है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में, बताइए।
कि फर्स्ट रैंक जो है वो किसने स्कोर किया है, कौन सी कंट्री है जिसका फर्स्ट रैंक है, जल्दी बताइए, शाबाश। सर पीडीजी नहीं पढ़ा तो ये 50 क्वेश्चन, देखो इन 50 क्वेश्चंस में मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, बट जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन बोला है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है, तो मतलब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आपकी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपने क्या करना है कि इसके रिगार्डिंग जो 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि फर्स्ट रैंक जो कि मैंने अभी आपसे पूछा कि फर्स्ट रैंक बताओ किसका है, साथ में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, तो एसडीजी 1, 2, 3, 4 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है वो आपने पढ़ लेना है। तो मतलब क्या है, इन 50 क्वेश्चन में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो यहां पर आपके मैं डिस्कस करूंगा जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैं डिटेल में भी जो है वो आपको बताऊंगा, ठीक है, जैसे हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में समझा है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके डायरेक्ट बेस्ड हैं, जिनका डायरेक्ट आंसर आपने देना है, ठीक है, बट उस टॉपिक को जो है वो आपने और उसका स्टैटिक पार्ट जो है वो पढ़ के जाना है, तो वो इनफ है, ठीक है। तो यहां से आपके 3 to 4 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने आपसे पूछा था कि फर्स्ट रैंक बताना है आपने, तो फर्स्ट रैंक जो है वो फिनलैंड का जो है वो ये रैंक रहेगा, ठीक है। तो फिनलैंड जो है वो आपकी वो कंट्री है जिसका रैंक जो है वो इस बार फर्स्ट आया है, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एज पर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि ग्लोबल एमपीआई के हिसाब से, ठीक है, कौन सा जो है वो इसमें से डायमेंशन यानी कि इंडिकेटर नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर, बताइए शाबाश क्या जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। डी, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं डी, ये बिल्कुल सही है कि अगर हम बात करते हैं जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आपके मेन इंडिकेटर्स हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, जो पर कैपिटा इनकम है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, डन। अब मैं इसी से एक क्वेश्चन और आपसे रिलेटेड करूंगा। अब मेरे को आप बताइए कि इंडिया की अगर हम बात करें, है ना, नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो स्टेट्स को कंपेयर करके जो है वो निकाला जाता है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो निकालता है, बताइए जल्दी, शाबाश। हाँ जी, यस, बताइए आंसर। क्वेश्चन मेरा समझ आया आप सबको, ठीक है। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा कि कौन इंडिया की अगर हम बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, ठीक है, ये तो हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें जहां पे कंट्री को जो है वो हम बताते हैं, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो इस इंडेक्स को रिलीज करता है, बताइए शाबाश। तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इसका आंसर दे रहे हैं नीति आयोग। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आपका कि नीति आयोग जो है नेशनल लेवल पर ये इंडेक्स जो है वो आपका रिलीज करता है, जिसमें स्टेट्स को बताया जाता है कि कौन सी स्टेट जो है वो आपकी रैंक 1 पे है और कौन सी स्टेट जो है वो आपकी रैंक लास्ट में है, डन। चलिए वेरी गुड। देखो तो हम इस तरह से जो है जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे उसके रिगार्डिंग और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उनको भी हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, इसी तरह से हम जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर अप करेंगे जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए जो है वो इनफ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी हम टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके रिगार्डिंग आपने एक्स्ट्रा जो स्टैटिक चीजें वो भी जरूर पढ़नी है, क्लियर। चलिए, जी हाँ, पीएम हेड होते हैं नीति आयोग के। चलिए उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। कौन सी ऐसी जो है वो मिनिस्ट्री है जो आइडेंटिफाई करती है बीपीएल फैमिलीज को कि अर्बन एरियाज में बीपीएल फैमिली कौन है, ठीक है। नोटिफाई कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो करती है, तो आपने बताना है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिवेशन, फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ये 4 ऑप्शन है, बताइए शाबाश कौन सा है।
तो कोई बच्चे सी बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो यहां पर बात की गई अर्बन एरियाज में बीपीएल फैमिलीज को कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो आइडेंटिफाई करती है। तो जब हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री जो है आपका सही आंसर रहेगा। क्लियर है? और मैक्सिमम बच्चों ने जो है इसका एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं क्वेश्चन स्किप करूंगा। चलिए, स्किप करना ही बेटर रहेगा जिसका आंसर नहीं आता, अदरवाइज आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है ना। तो एग्जाम को जब भी आप मतलब एग्जाम देते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम, तो उसमें आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आपने सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, वन गो में आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको लगता है कि 100% श्योर हैं आप इसमें। उसके बाद आपने उन क्वेश्चंस में आना है जिसमें आपको लगता है कि 50-50 डाउट है। ठीक है, लेकिन तुक्का जितना हो सके उतना आपने जो है वो लिमिटेड मारना है। गेस वर्क जो है वो आपने लगाना है, लेकिन उन क्वेश्चन में लगाना है जिनमें आपको लगभग 50% का जो है वो डाउट हो। ठीक है, अदरवाइज आपने ऐसे ही अटेम्प्ट नहीं कर देना है हवा में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपने बहुत सी जगह जो है इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो बताइए, पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ है महात्मा गांधी। ये चार ऑप्शंस जो है वो आपके पास गिवन है, आपने बताना है। हाँ जी, बताइए कौन सा जवाब इसका सही आंसर है। कौन है वो फर्स्ट पर्सन प्री इंडिपेंडेंट टाइम पे जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन को जो है वो डिस्कस किया था। तो मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलो इसी को थोड़ा सा मैं और कॉम्प्लिकेट कर दूं आपके लिए। चलिए, तो आप बताइए क्यों जो है वो आप इसका आंसर दादा भाई नौरोजी दे रहे हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या किया था? क्या कोई उन्होंने कोई बुक लिखी थी? क्या कोई उन्होंने बुक मेंशन करी थी? या फिर क्या उन्होंने कोई स्पीच दी थी? क्या उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा था? यस, बताइए। हाँ जी, वेरी गुड। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये किताब में जो है इन्होंने इसको जो है वो डिस्कस किया हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, ब्रेन ड्रेन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि दादा भाई नौरोजी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी और भी बहुत किताबें जो हम इन्होंने लिखी थी, ठीक है, जो कि पॉवर्टी के ऊपर भी थी। ठीक है, चलिए, बट सबसे पहले जो है वो इन्होंने इसी में ही डिस्कस करा था, ब्रेन ड्रेन थ्योरी एंड जो आपने बुक का नाम बताया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर आपको जो है स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला आता है बिहार हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सेकंड है मणिपुर हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। अब बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है, बताइए। मैक्सिमम बच्चे जो है वो बोल रहे हैं सी और कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए। देखो सबसे पहले बात, आपने जो है वो ईमानदार रहना। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप YouTube पे सेशन देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, वहां पे दूसरी स्क्रीन पे आपने गूगल से दे रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ईमानदारी के साथ आपने बताना है। नहीं आता है तो यहां से सीख के ही जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पर मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए यानी कि ओनली वन। ओनली वन में आता है कि बिहार इज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, कि बिहार जो है, नहीं यूपी नहीं, बिहार है। बिहार जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। यहां पर सेंसस 2011 की बात की गई है, ये जरूर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार जो है वो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये बोलेंगे सर मणिपुर जो है वो नहीं होगा लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो फिर कौन सा है बताइए। यस, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो है वो डेंसिटी आपकी कम है, ठीक है। तो यहां पर मणिपुर की जगह अगर अरुणाचल प्रदेश होता तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होता। बट यहां पर जो है आपसे क्या बोला गया है
मणिपुर बोला गया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट। और अरुणाचल प्रदेश की मैं अगर आपको बताऊं तो अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर सेंसस 2011। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, विच यूनियन टेरिटरी हैज द लीस्ट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सेंसस 2011? बताइए जी। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, ये चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो सही है। चलिए बताइए। बी ऑप्शन जो है वो बच्चे कह रहे हैं लक्षद्वीप, तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपने दिया है, दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसस 2011। देखो तो ये आप लास्ट तक जब इस सेशन को देखेंगे पूरा, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप आज जो है वो करके जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन भी जो है आपके रिपीट हो सकते हैं, तो आपने जो है इसको अच्छे से जो है वो करना है। जो चीजें आपको नहीं आती वो आप लिखते भी जाइए साथ में। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट्स जो है वो यहां से पूछने वाले हैं इस बार। ठीक है, लेकिन मैं आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से कंसेप्चुअल भी हैं, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसस 2011। फर्स्ट है, सेक्स रेशियो इन इंडिया इज 943 फीमेल as per 1000 males. Second is child sex ratio in India is 914 females per 1000 male. तो जल्दी बताइए इसका। इसका सर किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन है? डेवलपमेंटल इश्यूज, देखिए आप नाम पढ़िए, इसका ऊपर आपको ऑलरेडी वहां पर मिलेगा डेवलपमेंट इश्यूज, जो आपका इस बार नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। ठीक है, उसमें से कुछ टॉपिक्स तो आपके पहले के ही हैं, कुछ नए ऐड हुए हैं। राइट, बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर जो मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी या सी। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, तो इसका सही आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो एज पर सेंसस 2011 जो रेशियो थी मेल फीमेल की दैट इज 943 एंड चाइल्ड रेशियो 914। बहुत बढ़िया, गुड। अगला आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसस 2011। हाँ जी, बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, मेघालय एज द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट। ठीक है, कि जो मेघालय है उसकी डिकेडल ग्रोथ रेट जो वो सबसे हाई है। दूसरा, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज टू 17.72% फ्रॉम 2001 टू 2011। जल्दी बताइए कौन सा जॉब इसका सही आंसर होगा? हाँ जी, सी ऑप्शन जो है वो मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं। बताइए भाई, बताइए। मैक्सिमम बच्चे जो है वो सी बोल रहे हैं। हाँ जी, यहां पर एक बच्चे ने पूछा है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो? चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है जो आपका, देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, अच्छा वो पिछला क्वेश्चन था, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात जब हम करते हैं तो वहां पर आता है आपका जो 0 से लेके 6 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है। ठीक है, तो उसकी बात की गई थी। और जो जनरल सेक्स रेशियो दैट इज अबव 6 ईयर। राइट, तो ये देखिए यहां पर बच्चे आप बोलेंगे सर स्किप, बट स्किप नहीं, ये क्वेश्चन इजी है, स्किप तो नहीं करना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, देखिए मेघालय इज द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, तो बिल्कुल सही है। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज हुई है, 17.72% जो है वो इस टाइम एज पर 2011 सेंसस के हिसाब से है। क्योंकि अगर हम बात करें 1991 से 2001, तो उस टाइम जो आपकी डिकेडल ग्रोथ रेट है दैट इज अराउंड 21%, नियर बाय 21%। ठीक है, बट 2001 से 11 में जो है वो इस आपकी जो ग्रोथ रेट थी दैट इज 17.72%। तो यस, आप बोलेंगे कि सर डिकेडल ग्रोथ रेट 10 साल, डिकेड कितने साल का होता है? 10 इयर्स का होता है। ठीक है, तो 10 साल की जो होती है, सेंसस होती थी ना पहले 1991, फिर 2001, फिर 2011, है ना,
तो उस हिसाब से डिकेडल ग्रोथ रेट यानी कि 10 ईयर के स्पैन में जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी कम ज्यादा जो है वो हुई है। 2011 सेंसस के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं जी, बिल्कुल आ सकते हैं, तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं माय डियर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा। मेघालय जो है वो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है। देखो, एक होती है आपकी डिकेडल ग्रोथ रेट, एक होती है आपकी जैसे पॉपुलेशन की कितनी इंक्रीज हुई है ना। तो मान लो कि कहीं पे 100 ही पॉपुलेशन है, बट अगले 10 साल में वहां पर जो है वो 150 हो जाती है, तो आप बोलेंगे कि 50% का जो है वो इंक्रीज हुआ, तो उस ग्रोथ रेट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में मेघालय का जो है वो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो रहेगा। और इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कम हुई है एज कंपेयर टू 1991 से 2001। ठीक है, तो उस टाइम जो थी वो नियर बाय 21% थी, और इस बार जो है मतलब 2011 में जो है दैट इज 17.72%। अब नई सेंसस जो आएंगी तो उसमें हमें जो है वो ये डाटा अलग देखने को मिलेगा, तब हमने वो वाला डाटा जो है वो लर्न करना है। बट मैं उम्मीद करूंगा कि आपको उसको पेपर के लिए लर्न करने की जरूरत ना पड़े, कि आपका इसी बार जो है वो एग्जाम क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following state has negative population growth as per census 2011? तो बताइए, शाबाश। नागालैंड, मिजोरम, गोवा, केरला, कौन सी स्टेट है जहां पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिली? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय जो है वो कम हुई है। बताइए, क्या आंसर रहेगा इसका? ए या डी? कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ही माइनस में है ना, कि +1 के बजाय -1 है, कि मतलब बढ़ने के बजाय कम हुई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि नागालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो आ सकता है एग्जाम में, इसको अच्छे से जो है वो आपने पढ़कर जाना है 2011 सेंसस को। नेक्स्ट आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसस 2011। ठीक है, तो सेंसस 2011 की बात करें तो गोवा हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन एरियाज। सेकंड है, अर्बन पॉपुलेशन ऑफ गोवा इज 62.17% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन। थर्ड है, हरियाणा हैज एन अर्बन पॉपुलेशन ऑफ 34.91%। तो अब आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। बताइए, शाबाश। बच्चे इसका बोल रहे हैं सी ऑप्शन। हाँ जी, बाकी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी ही रहेगा। ठीक है, सही ऑप्शन आपका सी, ऑल ऑफ द अबव की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी करेक्ट हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट which tracks countries progress on the 17 sustainable development goal। तो ये देखिए, हमने पीछे भी इसके बारे में बात करी थी, तो अब उम्मीद करूंगा कि ये जो आंसर है वो आप बिल्कुल सही देंगे। हाँ जी, कौन जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो आपने देखो, एक तो पढ़ा यूएनडीपी, क्या यूएनडीपी है इसका? बट यूएनडीपी आपने किस में पढ़ा था? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। तो आप मेरे को बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो इसको रिलीज करता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हमने कब अडॉप्ट किए थे? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा ये अडॉप्ट किए थे 2015 में। और 2015 में जो है वो ये टारगेट बनाया गया, 15 साल का टारगेट, यानी कि 2030 तक का जो है वो ये टारगेट बनाया गया कि हम जो है इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे हर एक कंट्री। ठीक है, एंड मेन जो हमारे रहेंगे दैट इज पॉवर्टी को बिल्कुल जीरो पर लेकर आना, बेटर हेल्थ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना, एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना, बोथ मेल एंड फीमेल, है ना। तो ये सारे जो है वो हमारे मिशंस थे जो हमने 2015 में लिए थे अगले 15 साल के लिए, यानी कि 2030 के लिए। क्लियर? चलिए, डन है यहां तक? ठीक है,
नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट रिसेंट एस्टिमेट ऑफ इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट बेस्ड ऑन द वर्ल्ड बैंक अपडेटेड इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा जो है वो आपने बताना है। चलिए बताइए जल्दी कि क्या रिसेंट एस्टिमेट है इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट का, जो कि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो ये एस्टिमेट लगाया है। यस, हाँ जी, बताइए इसका आंसर। मैक्सिमम बच्चे इसका ए बी डी, तो आपने एक बताना है कि कौन सा है, या ए है या बी है या डी है। हाँ जी, तो इसका आंसर आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी, कुछ बोल रहे हैं बी। बट अगर हम बात करें आपके रिसेंट एस्टिमेट की, जो वर्ल्ड बैंक ने जो है अपडेट किया, मतलब बेस्ड ऑन द वर्ल्ड बैंक अपडेट, है ना, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 5.75%। मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, तो इसको प्लीज आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। लास्ट टाइम इकोनॉमी से यही क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था, देखिए, ठीक है। तो वही क्वेश्चन जो है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है। यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है, ठीक है। इन्हीं टॉपिक से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से जो है वो आपने करना है, ठीक है। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी 5.75%। मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, इसको जरूर जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस फॉर्म पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यहां पर आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक वो भी आप बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी हम पढ़ते हैं, तो उसमें कौन कौन सी ऐसे इंडेक्सेस जो है वो आपके आते हैं। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। यहां पर आपको फर्स्ट दिया है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, तीसरा है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, फोर्थ है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और फिफ्थ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें से कौन सा है जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो है वो इंक्लूड होता है। इनमें से एक ऐसा है जो हम काउंट नहीं करते हैं, और बाकी जो है तीन ऐसे हैं जो आपके इसी में ही रहते हैं। चलिए बताइए। डी या सी। यहां पर देखो, जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये आपका इस रिपोर्ट में नहीं आता, ये आपके इंडिविजुअली जो है वो रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। यहां पर जो है वो फिफ्थ वाला जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये आपका इसमें नहीं आता है। तो ये बात आपने जरूर जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सा इंडिकेटर जो है वो आपका यूज नहीं किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ऑलरेडी मैं ये चीज जो है डिस्कस कर चुका हूं अभी स्टार्टिंग में। हाँ जी, बताइए कौन सा इंडिकेटर। जैसे मैंने आपको 3 इंडिकेटर बताए थे, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था हेल्थ, एक इनकम, है ना, पर कैपिटा इनकम, और साथ में आपका एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। तो अब यहां पर आपने बताना है कि कौन सा इंडिकेटर है जो कि यूज नहीं किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पर देखिए आपका एजुकेशनल अटेनमेंट आता है, इनकम इनक्वालिटी आप बताइए आता है कि नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम जो है वो आपका आता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इनकम इनक्वालिटी। तो इनकम इनक्वालिटी जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, इसका इंडिकेटर नहीं है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर। मैक्सिमम बच्चों ने वैसे सही आंसर दिया है, दैट इज एप्रिशिएटेड, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट। बताइए जी, ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी
करेक्ट नहीं है और ये आपके प्रीवियस ईयर में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली स्टेटमेंट, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट इज दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एंजॉय। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अप्रोच का आपका बिल्कुल सही है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या है, दैट इज द लेवल ऑफ इनकम, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जितनी हमारी इनकम का लेवल होगा उतने ही हम जो है वो फ्री जो है वो महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड, द बेसिक नीड अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। बताइए इसका आंसर। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ आपके डी बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अंडर द वेलफेयर, देखिए यहां पे बात की गई वेलफेयर अप्रोच की, ध्यान से। टू ह्यूमन डेवलपमेंट द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट एंड प्रमोट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू मैक्सिमाइज एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। अब आप मुझे बताइए कि क्या कोई भी प्राइवेट ऐसी फर्म है या प्राइवेट जो आपकी एंटिटीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, क्या वो वेलफेयर के लिए काम करती हैं? हाँ, हो सकता है कि कुछ वेलफेयर के लिए काम करती हो, लेकिन क्या वो ऐसी फ्री की स्कीम्स लेकर आती हैं जो लोगों के भले के लिए हो? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में एक बहुत ऊपर जाके, ठीक है, गांव है। उस गांव में सिर्फ जो है वो आई थिंक 69 to 70 हाउसेज हैं, मतलब घर हैं। ठीक है, उस गांव में एक बैंक है, उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई। ठीक है, वो जो आपका एसबीआई बैंक है, अब वो क्या है? गवर्नमेंट बैंक है। गवर्नमेंट बैंक का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की जो भी एंटिटी है वो क्या करेगी? वो आपका लोगों के भले के लिए काम करेगी। ठीक है, तो वहां पर मैं आपको बता दूं, वहां पे सिर्फ 2 बंदे हैं उस ब्रांच में। एक रूम की वो ब्रांच है और सिर्फ 2 बंदे हैं, एक असिस्टेंट मैनेजर है और एक पीएन है। तो क्लर्क का काम भी वो मैनेजर करता है, ठीक है, बाकी छोटा मोटा काम वो पीएन करता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि सिर्फ उस ब्रांच में 2 बंदे हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलता है? यहां से आपको ये चीज देखने को मिलती है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दैट वर्क्स फॉर द वेलफेयरमेंट ऑफ पीपल या सोसाइटी। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है उनको प्रमोट कर दिया। गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स लेकर आती है ना, वेलफेयर प्रोजेक्ट, वेलफेयर स्कीम्स जो है वो लेकर आती है, जो लोगों के लिए होती है, लोगों के भलाई के लिए होती है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए होती है ना। बट यहां पर आपको बात की गई कि प्रमोट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को क्यों प्रमोट करेंगे? हम तो गवर्नमेंट एंटिटीज को प्रमोट करेंगे, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करेंगे सो दैट कि वो लोगों के वेलफेयरमेंट के लिए जो है वो काम करे। डन? तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस इज ड्यू टू, बताइए। हाँ जी, यस एवरीबडी, कि इंडिया को जो है वो रिगार्ड किया जाता है एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्यों? इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं बी। जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। सभी जो है वो इसका बी बता रहे हैं, तो बी आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। इंडिया को रिगार्ड किया जाता है कंट्री एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्यों? क्योंकि जो इंडिया की 15 से लेके 64 ईयर्स की जो एज ग्रुप है, इन पॉपुलेशन की जो वेराइटी अमाउंट है, ठीक है, दैट इज वेरी हाई, कि आपको ज्यादातर लोग जो इसी एज ग्रुप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस एज ग्रुप को क्या बोला जाता है? इस एज ग्रुप को बोला जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, और जो 15 से लेस है एंड 64 अबव हैं, उस एज ग्रुप को क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डन है? आज हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस जो है वो आपके रहेंगे। इन्हीं 50 क्वेश्चंस हम सारे टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी, ये चीज क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। तो पहला असर्शन क्या है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहां पर आपको बोला गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बीच का जो रिलेशन है दैट इज पॉजिटिवली।
और दूसरे में बोला गया कि द अंडरलाइन डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट। आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो किस पे बात करते हैं, क्या इंडिकेटर्स है उसके? एजुकेशन है, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम जो हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, साथ में आपका एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया है ना, नो पॉवर्टी, हेल्थ जहां पे बात आती है वहां पॉवर्टी की बात आती है। वहीं अगर हम सेकंड स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे ये साफ साफ बोला गया है कि जो इसके डायमेंशंस हैं वो रिलेट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ के साथ, और वही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी आते हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपने पढ़े हैं, है ना, उनमें से जो है एक आपका एजुकेशन के ऊपर, एक हेल्थ के ऊपर, एक पॉवर्टी के ऊपर, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि यस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरी में ये चीज क्लियर भी कर दी कि ये रिलेट कैसे करते हैं, ये रिलेट करते हैं क्योंकि इनके जो है वो इंडिकेटर्स मैच होते हैं। डन, चलिए तो बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, 17 गोल एंड 169 टारगेट्स, गुड। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। वी नीड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल? बताइए, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो कौन कौन से जो है वो आपके सोर्सेज होंगे ह्यूमन कैपिटल के? इसका एक बहुत अच्छे एग्जांपल से हम समझेंगे, उससे आप चीजें रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपके उसके बारे में, उसका जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है वो आपको पता होना चाहिए, उसका फैक्चुअल चीज आपको पता होनी चाहिए। जो ये चीजें होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए, है ना, तभी आप जो है वो उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। तो मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड लेबर मार्केट की, इसके बारे में आपको जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, रिसर्च वर्क में काम करना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अब बात कर रहे हैं कि अगर हमें बेस्ट ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करनी है तो कहां पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? एजुकेशन, स्कूल पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी दोनों मेल फीमेल के लिए, है ना। तीसरा, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑब्वियसली हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो मतलब क्या है, ये तीनों ही जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन सी यानी कि 1, 2 एंड 3 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन जो है वो सभी ने सी ही दिया है, दैट इज रियली अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज आर करेक्ट? ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, चलिए बताइए। एवरीवन शिफ्ट फ्रॉम ए टू सी। चलिए पेपर में ऐसा मत करना, पेपर में जो आपने टिक कर दिया कर दिया, ठीक है, वहां पे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। देयर इज नो ऑप्शन फॉर रिवाइव। चलिए बताइए इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज फ्यूल्ड द स्प्रेड ऑफ ट्रांस बॉर्डर करेंसीज, डिजिटल कैश एंड ग्लोबल क्रेडिट कार्ड्स। सिंपल चीज से जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन, लेट अस सपोज आप एक गांव में है ना, आप एक गांव में जो है वो आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, लिमिटेड आपके पास फैसिलिटीज हैं, है ना। गांव में लेट अस सपोज आप कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं, आप उस फैक्ट्री का प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ गांव में तो नहीं सेल आउट करेंगे क्योंकि वहां पे तो लिमिटेड मार्केट है। तो आप उसको सेल आउट करने कहां पे जाते हैं? शहर में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जगह की चीज आप अपने गांव में लेकर आते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यानी कि लेन देन हो रहा है, मूवमेंट, किसकी मूवमेंट? चाहे वो कैश की है, ह्यूमन की है, ठीक है, कैपिटल है, मनी है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो वो शिफ्ट हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री, राइट। तो मतलब क्या है कि पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा, सिक्योरिटीज मार्केट हैव गेन्ड ग्लोबल डायमेंशन विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक राउंड द वर्ल्ड ट्रेडिंग। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, और मैक्सिमम बच्चों ने सी ऑप्शन दिया था। बहुत बढ़िया, मतलब किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, राइट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉवर्टी रेट इन इंडिया वाज एस्टिमेटेड एट, कि अगर हम बात करें आपके 2000 सेंसस 11 सेंसस की, तो जो पॉवर्टी रेट है इंडिया में वो कितना था, बताइए शाबाश। पहला है 30.50, दूसरा है 21.9, तीसरा है 5.25, फोर्थ है 8%। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक ने कितना जो है एस्टिमेट करा है, करंट प्रेजेंट वाला, बट यहां क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया कि 2011 सेंसस के हिसाब से कितना था। अभी तो अराउंड 5 है, ठीक है, बट 2011 सेंसस की बात की गई है ना, यहां पे स्पेशली आपको लिखा है 2011 सेंसस, उस हिसाब से देखा जाए तो क्या आंसर है, मैक्सिमम बच्चे इसका ए और बी बोल रहे हैं, बट इसका सही आंसर जो है बी है, दैट इज 21.9%। अभी ये अराउंड 5% है, ठीक है, ये जो डाटा है वो 5% है, बट 2011 सेंसस के हिसाब से ये जो डाटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which of the following indicators are included in the health dimension of multi-dimensional poverty index MPI, multi-dimensional poverty index के हेल्थ डायमेंशन में कौन कौन से इंडिकेटर्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो पहला है न्यूट्रिशन लेवल, दूसरा है एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी और चौथा है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। बताइए कौन सा सही आंसर रहेगा आपका। डी बोल रहे हैं बच्चे, ओनली ए एंड सी, बताओ फिर। हाँ जी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपका, ए बी एंड सी, यानी कि न्यूट्रिशन लेवल, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो जब हम बात करते हैं हेल्थ डायमेंशन की, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, यही इंडिकेटर जो है वो आपके आते हैं। जो आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है, ईयर ऑफ स्कूलिंग है, ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंडिकेटर है, ना कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का इंडिकेटर है। क्लियर एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए बी एंड सी, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। गुड। नेक्स्ट, द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। बताइए शाबाश, कि जो आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है उसके कौन कौन से जो है वो आपके इंडिकेटर्स रहते हैं। फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड इनकम, दूसरा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, एडोलेसेंट बर्थ रेट एंड पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, तीसरा जीडीपी पर कैपिटा, पॉवर्टी रेट एंड एजुकेशन लेवल, चौथा एम्प्लॉयमेंट रेट, फर्टिलिटी रेट एंड इनकम इनइक्वालिटी। यहां पर बात की गई जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। यस, हाँ जी, बी ऑप्शन जो है वो मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, एडोलेसेंट बर्थ रेट एंड पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन आर द मेन इंडिकेटर्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। यहां से क्या चीज यहां पर आपको पता चलती है कि आपके जितने भी इंडेक्सेस हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, ह्यूमन इनएडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो आपने इनके इंडिकेटर्स जो है वो पढ़कर जाने हैं। क्लियर, इनके बारे में जो करंट डाटा, जैसे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की, उसकी रैंकिंग की बात करी, वो आपने पढ़ के जाना है, स्कोर आपने पढ़ के जाना है, तो ये चीजें आपने पढ़कर जानी है। क्लियर, तो यहां पर ये क्वेश्चन डालने का मतलब क्या है कि सिर्फ आपने ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ही नहीं पढ़ के जाना है, जिसके अलावा और इंडेक्स है उसको भी पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बताइए शाबाश, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कैलकुलेशन के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहला, द एजुकेशन कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइजेस बोथ द मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट एंड द एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन। ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेंजेस बिटवीन 0 एंड 1 विद 1 इंडिकेटिंग मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बिल्कुल सही है कि जो आपके स्कोर दिए जाते हैं वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है। तीसरा, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेशन यूजेस एन अर्थमेटिक मीन टू एग्रीगेट इट्स डायमेंशन। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है, बताइए।
क्या ये आपकी स्टेटमेंट सही है? तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके 3 पैरामीटर जो है वो होते हैं। ठीक है, इसके जो है वो 3 पैरामीटर होते हैं। एक आपको पता है हेल्थ, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जिसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ से भी हम डिनोट करते हैं। तो 3 इंडिकेटर्स हैं। इन तीनों इंडिकेटर्स का जो है वो क्या निकालते हैं? ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। इन तीनों इंडिकेटर्स का क्या निकालते हैं? ज्योमेट्रिक मीन जो है वो निकालते हैं, और फिर हमारा जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट होता है। तो यहां पर अगर अर्थमेटिक की जगह ज्योमेट्रिक मीन दिया होता तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होती, बट अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो आपका सही आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? तो मैक्सिमम बच्चों ने डी दिया है, बट डी जो है वो इसका गलत हो गया बेटा, यहां तो आपका नंबर कटेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन। बताइए, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। जो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर आप कौन सी ट्रिक जो है वो लगा सकते हैं? ठीक है, वहां पर आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप बोल रहे हैं कि सर आई शिफ्ट फ्रॉम डी टू ए, बट बेटा नेगेटिव मार्किंग तो लग गई है ना, 0.83 तो कट गया आपका, क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में इसको कवर अप कर लेना। ठीक है, चलिए इसका बताइए क्या आंसर है? 30th का ए, 30th का ए, जी हाँ 30th का ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फर्स्ट का सी, इक्विटी दैट इंश्योर्स फेयरनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, कि जो भी हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है किसका कॉन्सेप्ट है? इक्विटी का, यानी कि इक्वल, सभी को समानता का अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इस तरह से रिसोर्सेज का यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन को जो है वो कोई भी हार्म ना हो। ठीक है, तो सेकंड का क्या आ जाएगा? बी। देन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब कितनी आउटपुट हम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जीडीपी को कितना इंक्रीज कर रहे हैं। चौथा एम्पावरमेंट, दैट एक्सपैंड इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज एंड फ्रीडम्स टू इंप्रूव देयर लाइफ। राइट, चलिए बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए फटाफट करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंडिकेटर्स यूज्ड इन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कौन से इंडिकेटर जो है वो यूज किए जाते हैं? पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल फ्रीडम। तो बताइए इन 4 में से कौन सा जो है वो इंडिकेटर है जो यूज किया जाता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में? तो कुछ बच्चे जो हैं ऑप्शन बी, जी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, LFPR रेशियो जो होती है, रेट जो होता है, इससे हम जो है वो ये कंपेयर करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो आपका इसमें नहीं आता है, डी नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सीट रिजर्व होना इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का की फीचर, की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपने बताना है। ठीक है, इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टेडनेस अमंग कंट्रीज, तो जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, बिल्कुल सही। ठीक है, पार्लियामेंट पार्टिसिपेशन इज डिफरेंट थिंग, पॉलिटिकल फ्रीडम इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो वो चीज नहीं आती। जैसे अब आपने बोला कि हमें तो 33% रिजर्व्ड है, दैट इज अलग, दैट इज डिफरेंट चीज है ना, बट पॉलिटिकल फ्रीडम इज नॉट अ इंडिकेटर अंडर द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, क्रैश कोर्स में था, ओके, तब तो आप नई चीजें पढ़ी हैं फिर डिटेल में। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। देखो ग्लोबलाइजेशन है कनेक्टेड बिटवीन वन एंड अनदर कंट्री, बिल्कुल सही है। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस एंड कैपिटल एंड लेबर, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है,
राइज ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक्स और होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। तो कौन सा जो है वो आपका की कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। कितनों ने जो है वो डी दिया है? तो डी बहुत ही कम बच्चों ने जो है वो, एक ही बच्चे ने डी आंसर दिया है। हाँ जी, सी किस हिसाब से होगा? सी तो होगा ही नहीं, बी भी नहीं हो सकता। होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, राइज ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक्स। ठीक है, तो यहां पर बच्चे जो है वो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। गॉट इट सर, 3.3 मार्क्स। चलो, तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें आपका इस क्वेश्चन का, तो सही आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब यहां पर बच्चों को डाउट आता है राइज ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक्स। तो देखो क्या होता है कि जब आपकी ग्लोबलाइजेशन होती है तो जो रीजनल लेवल पर जो चीज, क्योंकि देखो अब अगर मान लो यहां पर कोई लोकल फैक्ट्री है ना, कोई क्लोथिंग फैक्ट्री है, ठीक है, और एक मान लो कोई फॉरेन की कोई जो है वो कंपनी है, राइट। अब वो भी यहां पर सामान बेच सकती है आपके एरिया में, और आपकी लोकल फैक्ट्री भी यहां पर सामान बेच सकती है। अब एक ब्रांड का नाम है, लेट अस सपोज हम बात करते हैं नाइकी, है ना, कि एक बहुत फेमस ब्रांड है। वहीं अगर सेम उसी क्वालिटी का शूज एक लोकल ब्रांड बना रही है, तो लोकल ब्रांड को वो नाम बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो जिसका ऑलरेडी जो है वो वर्ल्ड वाइड नाम बना हुआ है, वो जल्दी जो है इस चीज को अचीव कर लेती है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो रीजनल ब्लॉक ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू वॉल्डन बेलो द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी इन डी ग्लोबलाइजेशन मीन्स। सबसे पहले यहां पर आपको जो है वो ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डी ग्लोबलाइजेशन मीन, है ना। तो देखो डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या समझा, कि हमने जो है वो दूसरे कंट्रीज के साथ या दूसरे नेशंस के साथ, दूसरे सिस्टम के साथ जो है वो हमने क्या करा, बहुत सी चीजों को जो है वो शेयर करा, ठीक है, ट्रांसफर करा, हमने एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड करा। डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि उस सभी चीजों को खत्म करना या कम करते जाना। तो अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि बताओ डी ग्लोबलाइजेशन का जो है वो क्या प्रिंसिपल जो है वो रहेंगे। तो ये बहुत, देखो मैंने आपको समझा दिया, ये यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए। पहला है कंसंट्रेटिंग पावर इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा है डेलीगेटिंग ऑल अथॉरिटी टू नेशनल गवर्नमेंट्स, तीसरा है एड्रेसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एट द लोएस्ट मोस्ट लोकलाइज्ड लेवल, फोर्थ है रिलाइंग ऑन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब हम डी ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे तो वॉल्डन बेलो ने क्या चीज ये बोली, मैंने आपको स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, डेवलपमेंट इज फ्रीडम, कि कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, किसी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई कोर्ट बोला है, कोई बुक लिखी है, कोई भी आर्टिकल लिखा है, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वैसे डी ग्लोबलाइजेशन के लिए वॉल्डन बेलो ने क्या कहा है? ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने सी ऑप्शन जो है इसका बोला है, दैट इज एड्रेसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एट द लोएस्ट या मोस्ट लोकलाइज्ड लेवल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, कि बाकियों से अपना रिलेशन कम कर लेना, लोकल चीजों को जो है वो इन्वॉल्व करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म ग्लोबलाइजेशन 4.0 प्राइमरली एम्फसाइज। देखो जो गवर्नमेंट जो ग्लोबलाइजेशन 4.0 है, ये मेनली किस के बेस पे है? तो टेक बेस्ड है। ठीक है, सर्विसेज बेस्ड, टेक बेस्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ जी बताइए। यस, ग्लोबलाइजेशन 4.0 ऑप्शन ए बोल रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। जी हाँ, ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन 4.0 मेनली फोकस ऑन डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, तो टेक बेस्ड, टेक्नोलॉजी को एडवांस करना, जो कि किससे रिलेट करता है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, जो कि किसके बेसिस पर है? सर्विसेज बेसिस पर है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। ठीक है, यहां पर भी आपको दिया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इसका जो भी एग्जांपल बोल सकते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये सारी जो है वो आपका एग्जांपल रहता है। ठीक है,
ग्लोबलाइजेशन 1 से 4 तक, देखिए ग्लोबलाइजेशन 1 से 4 तक ऑलरेडी एक अलग हमने डिस्कस किया है, ठीक है, उसमें हमने डिटेल में भी जो है वो इसको पढ़ा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन 1 किसके लिए थी, जैसे पहले एग्रीकल्चर के लिए थी, फिर उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज के लिए थी, फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए थी, ये फोर्थ वाली जो है वो आपकी डिजिट टेक्नोलॉजी के लिए, जो आपकी आईटी सेक्टर है, ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड इज करेक्ट, बताइए। हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो कि करेक्ट है। पहला है द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज, दूसरा है एशिया हाउसेज मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन, तीसरा है यूरोप हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग ऑल कॉन्टिनेंट्स। बच्चा कह रहा है कि यस सर पढ़ाए हैं, बिल्कुल पढ़ाए हैं, क्योंकि मैंने ही पढ़ाए हैं इसलिए मुझे पता है कि मैंने पढ़ाए हैं, है ना। चलिए इसका आंसर बोल रहे हैं बच्चे सी ऑप्शन, ठीक है, बट इसका आंसर है आपका ए। यहां पर आपको बोला कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग बताना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपका करेक्ट है। यूरोप हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं, एशिया, ठीक है, यूरोप में जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। मैक्सिमम बच्चों ने ये बोला है, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन। तो देखिए यहां पर बोला गया पॉपुलेशन डेंसिटी इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया टिपिकली एक्सप्रेस्ड पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो कितने लोग रह रहे हैं, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, क्रूड बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ गिवन ईयर पर 1 लाख पीपल। तो क्या पर 1 लाख पीपल आएगा, जी नहीं, यहां पर 1000 पीपल आएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव गिवन करंट डेथ रेट। चौथा है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द बर्थ रेट इक्वल्स द डेथ रेट रिजल्टिंग इन नो नेट पॉपुलेशन ग्रोथ। बिल्कुल, कि जितने पैदा हुए उतने ही मर गए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट आ गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड क्यों गलत होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पर 1 लाख पीपल नहीं है, पर 1000 पीपल है। डन, चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने बी आंसर दिया है, दैट इज गुड। नेक्स्ट, which term refers to the total number of people in a specific age group within a population। कि क्या उस टर्म को मतलब हम बोलेंगे जब टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के विद इन अ पॉपुलेशन जो है वो आपके कंसीडर किए जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर टर्म को जो है वो हम क्या बोलेंगे, बताइए। हाँ जी बताइए, शाबाश। एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, गुड। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चाहे वो क्रूड बर्थ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, एज स्ट्रक्चर, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी टर्म्स आपने एक बार जरूर पढ़कर जानी है अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। ओके सर, आंसर ही दिखा गए, गलती से प्रेस हो गया यार कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, इसका बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एज कंपोजिशन इन इंडिया सेंसस 2011। कि अगर हम बात करें एज कंपोजिशन की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है, बताओ। पहला है अबाउट 29.5% ऑफ द पॉपुलेशन फॉल्स अंडर द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 ईयर्स। दूसरा है द वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 to 59 years constitutes around 62.5%. The proportion of the elderly 60 plus years is higher in rural areas as compared to urban areas. तो बताइए कौन सा जो है वो आपका कंपोजिशन बिल्कुल सही है। सभी बच्चे ए ऑप्शन बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही, आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। सर पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है वो ले सकते हैं, वहां पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। अदरवाइज सबसे बेस्ट तो यही है कि आपने जो यहाँ पर क्लास लगाई है, ठीक है,
साथ साथ में अगर आप उसको लिखते रहें तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, यस इट्स अ PYQ। ठीक है, यूपीएससी का PYQ है ये, सही आंसर है ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिटरेसी रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स विद देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज एज पर सेंसस 2011। बताइए, शाबाश। यहां पर आपको लिस्ट 1 दी गई है। लिस्ट 1 में आपको जो है वो मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ओवरऑल लिटरेसी रेट और रूरल लिटरेसी रेट दिया गया है। और यहां पर आपको लिस्ट 2 में इसकी वैल्यूज दी गई हैं। तो करिए मैच और बताइए कौन सा जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, अब देखिए मेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो मेल लिटरेसी रेट आती है आपकी 82.14, फीमेल की बात करें 62, ओवरऑल की बात करें तो 74 के नियर अबाउट है। यहीं से आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी आपका आ जाता है। एंड रूरल लिटरेसी आपकी 67.77। तो मैक्सिमम बच्चों ने जो है इसका आंसर बी दिया और एक बच्चे ने इसको स्किप कर दिया है, बट इसको स्किप करने जैसा कुछ भी नहीं था। अगर आप इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करते तो आप इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही दे सकते थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए, आपने स्टेटमेंट्स रीड करनी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। बताइए, शाबाश। पहली स्टेटमेंट है इट इज मेजर्ड बाय नेशनल इनकम, दूसरा है इट इज measured by average national per capita income, तीसरा it's measured by human development index and चौथा it is measured by net attendance ratio। बताइए, तो इसका आंसर जो है वो कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, लेकिन आई थिंक श्योर आप में से अभी कोई नहीं है। तो इसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। नेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो इट इज मेजर्ड बाय एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ये जो है आपके की इंडिकेटर्स भी रहते हैं नेशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। डन, चलिए नेक्स्ट, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। बताइए, शाबाश। टोटल फर्टिलिटी रेट की जब हम बात करते हैं तो किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन, the number of children born to a couple in their lifetime, ठीक है, the birth rate minus death rate, the average number of live birth of woman would have by the end of her child bearing age। बताइए कौन सा जो है वो इसका सही रहेगा? मैक्सिमम बच्चे क्या बोल रहे हैं, बी ऑप्शन या डी? कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। बताइए, हाँ जी, तो टोटल फर्टिलिटी रेट की जब हम बात करते हैं तो दैट इज डिफाइंड बाय द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहता है। डन, चलिए, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है, in the context of any country which one of the following would be considered as part of its social capital। बताइए कि अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो कौन सा जो है इसमें से सही है, जिसको कंसीडर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। तो बताइए इसका सही आंसर। हाँ जी, पहला स्टेटमेंट है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, दूसरा है द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, तीसरा है द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप एंड चौथा द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। तो जब हम सोशल कैपिटल की बात करते हैं तो सोशल कैपिटल में हम किसकी बात करते हैं? भरोसे की, ठीक है, पीस की, प्रोस्पेरिटी की। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा इस हिसाब से? आपका ऑप्शन नंबर डी, लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। तो जब भी आपकी सोशल कैपिटल की बात आएगी
तो आपने ये चीज याद रखनी कि यहां पर हम पीस, प्रोस्पेरिटी, हार्मनी, ट्रस्ट, इसकी जो है वो बात कर रहे हैं। क्लियर? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। तो बताइए, पहला है डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड वेलफेयर। दूसरा है ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। चलिए शाबाश, बताइए इसका आंसर। हाँ जी, इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं सी। बाकी बताइए जी जल्दी। यहां पे एक बच्चा पूछ रहा है कि चाइल्ड बियरिंग एज। देखिए, जो एक स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने अभी देखा कि व्हाट इज चाइल्ड बियरिंग एज। चाइल्ड बियरिंग एज वो एज ग्रुप होती है कि जब एक वुमेन जो है वो बच्चे को जन्म दे सकती है। मतलब कि मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होती है, जब वुमेन जो है वो बच्चे को जन्म दे सकती है। और बच्चे को जन्म कब तक दे सकती है एक वुमेन? मेनोपॉज तक। तो वो जो एज ग्रुप है चाइल्ड बियरिंग एज, जब एक वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है, उस एज ग्रुप को जो है वो क्या बोला जाता है? चाइल्ड बियरिंग एज ऑफ अ फीमेल या वुमेन। क्लियर? डन। अर्जुन, अर्जुन का ये डाउट था। यस अर्जुन, क्लियर है? ठीक है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पर काफी बच्चों ने जो है इसका ए आंसर दिया है और काफी ने सी दिया है, बट इसका राइट आंसर जो है वो ए है। ठीक है, कि जो ग्रोथ है पर कैपिटा इनकम की वो सफिशिएंट नहीं है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, यस, ओके, टिल मेनोपॉज, यस, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेजर्स आर एसेंशियल टू अचीव गोल 4 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट 2030। जैसे आपको पता है ऑलरेडी कि सस्टेनेबल जो आपके डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, 2030 तक का हमारा टारगेट है, 17 गोल्स हैं। ठीक है, बताइए। पहला है मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी, सेकंड है इंप्रूविंग बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्ब्रेसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स, और चौथा इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो ये 4 चीजें जो है वो आपको दी गई हैं, तो आप बताइए कि कौन सा जो है वो सही है। हाँ जी, कौन सा आपका बिल्कुल सही है? अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 की बात करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू द फ्री एजुकेशन फॉर ऑल दी मेन एंड वुमेन, इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, एंड साथ में जो भी उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उससे रिलेटेड होता है। तो अब आप बताइए कि कौन सा जो है वो इसका रहेगा। तो ये आपका एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, ठीक है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, या फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल दी बॉयज एंड गर्ल्स, तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन ए जो है वो रहेगा। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसटीजी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने जो है इसका आंसर ए ही दिया है। वेरी गुड। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैपेबिलिटी अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ जी, कैपेबिलिटी अप्रोच की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसका मतलब क्या है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहले, दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय अमर्त्य सेन एंड एम्फसिस एक्सपेंडिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, 17 के 17 याद करने पड़ेंगे जी, आपको बेसिक आइडिया जो वो जरूर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इट फोकसेस ऑन व्हाट इंडिविजुअल्स कैन बी एंड डू सच एज बीइंग हेल्दी और पार्टिसिपेटिंग इन द कम्युनिटी। तीसरा है द अप्रोच रिगार्ड्स जीडीपी ग्रोथ एज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और चौथा, इट अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इन एनहांसिंग वेलबींग। तो कैपेबिलिटी अप्रोच क्या बोलती है, जल्दी बताइए, शाबाश। 45 का ए, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपका बिल्कुल सही है।
द अप्रोच रिगार्ड जीडीपी ग्रोथ एज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये नहीं करता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अदर 3 इंडिकेटर्स जो है वो होते हैं। ठीक है, डन। तो यहां पर जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। चलिए, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बताइए पॉजिटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के। पहला है इंक्रीज्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, डिक्लेन इन इनकम इनक्वालिटी एंड फोर्थ एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। तो बताइए पॉजिटिव इंपैक्ट कौन से हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो कौन से जो है वो आपके पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे। बताइए, शाबाश। बच्चे बोल रहे हैं बी आंसर 1, 2 एंड 4। जी हाँ, देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं डिक्लाइन इन इनकम इनक्वालिटी, तो इनकम इनक्वालिटी यहां पर कम नहीं होती है, ज्यादा होती है। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, ये नेगेटिव इंपैक्ट है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई बार क्या होता है कि एक एंटिटी, एक फर्म जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऊपर चली जाती है, यानी कि जो अमीर है वो बहुत अमीर हो जाएगा और हो सकता है जो गरीब है वो और गरीब हो जाए। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर रहता है इसका। ठीक है, हमें पॉजिटिव इंपैक्ट पूछा गया है, तो हम यहां पर बात करेंगे ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ की। थर्ड वाला जो है वो आपका इनकरेक्ट है। डिक्लाइन की जगह यहां पर अगर बोला जाता कि इंक्रीज, ठीक है, तब भी आपका गलत होता, क्योंकि यहां पर बात ही पॉजिटिव इंपैक्ट की करी गई है ना। तो यहां पर जो है आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहां पर सिर्फ इंपैक्ट की बात नहीं की गई है, यहां पर जो है पॉजिटिव इंपैक्ट की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी के रिगार्डिंग बताना है आपने। चलिए, शाबाश। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन इकोनॉमी। फर्स्ट है ग्रीन इकोनॉमी एम्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल रिस्क एंड एनहांस ह्यूमन वेलबींग। दूसरा है ग्रीन इकोनॉमी इज रियली heavily on fossil fuel based in industries. Green growth promotes sustainable development without degrading the environment. बताइए 47th का ए 1 एंड 3। जी हाँ, 1 एंड 3 जो है वो आपका सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन इकोनॉमी में जो है वो हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे काम नहीं करते हैं, हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे काम करते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को हम जो है वो कम करते हैं, उस पर रिलाय जो है वो हम कम करते हैं। इसलिए जो है आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिए थे, जिनको अडॉप्ट किया था, ठीक है, उसका मेन गोल क्या है, मेन एम क्या है। इस गोल से आप ये भी समझ सकते हैं कि मेन एम क्या है। Promote the unrestricted use of fossil fuel, reduce global carbon emission by 50% by 2030, end poverty in all its form by 2030, increase the exploitation of natural resources। बताइए, शाबाश। फोर्टी 48 का बी। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, बट इसका सही आंसर देखो बी क्यों होगा। ग्लोबल कार्बन एमिशन वो सस्टेनेबल एसडीजी गोल्स का मिशन थोड़ी है, एम थोड़ी है। वो तो आपका COP 26 का है ना, वो तो अलग है, जिसमें आपने बोला कि हम नेट जीरो एमिशन 2075-70 तक जो है वो उसको अचीव करेंगे और 2045 तक हम उसको 50% तक करेंगे। वो डिफरेंट है, वो COP 26 है, वो एसडीजी में नहीं आता। एसडीजी में आपका क्या आएगा, सी ऑप्शन। क्यों बोल रहे हैं बच्चे बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है भाई। एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने सेशन की शुरुआत करी थी, जब हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो उस टाइम जो है वो मैंने आपको बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मेन एम क्या है, क्यों लिया है। बेटर पीस, प्रोस्पेरिटी, बेटर हेल्थ, एजुकेशन, जीरो पॉवर्टी, हंगर में जो है वो अच्छा करना। तो ये हमारे मेन एम्स हैं, ठीक है, मेन गोल्स हैं। डन, तो आपका जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉवर्टी।
द पॉवर्टी लाइन इज द थ्रेशोल्ड बिलो which individuals are considered unable to meet basic living needs. The Tendulkar Committee is associated with measuring poverty in India. In 2023, India reduced its poverty rate to below 10%. बताइए। टच अप ऑन कॉप प्लीज। वो कॉप 26 आपकी पुरानी चीज है, ठीक है। अब तो आपका आगे के कॉप भी आ गए। वो कॉप 26 जो है वो आपकी ग्लासगो में हुई थी, ठीक है। वहां पर जो है वो ये अडॉप्ट किया गया था कि हम जो है वो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करेंगे, यानी कि हम टोटली जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर जो है वो डिपेंड होंगे, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या जो पोल्यूशन कोज करती हैं या कार्बन प्रोड्यूस करती हैं, कार्बन एमिट करती हैं, उन रिसोर्सेज पर जो है वो हम अपना यूज जो है ये रिलाय जो है वो बिल्कुल जीरो कर देंगे। वो है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। इसका बताइए सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सारे ही जो है वो इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम। दूसरा है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि सारे ही जो है इसका सही आंसर देंगे। हाँ जी बताइए, शाबाश। क्या आंसर रहेगा इसका? देखो, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू अचीव्ड बाय 2030 जब मैंने आपको बताया था तो 2015 से 2030 15 साल का जो है ये आपका रहेगा, ठीक है। मिशन जो है वो ये 15 साल का है, तो 2030 तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब बताओ आप इसका सही आंसर क्या होगा? क्या फर्स्ट जो है वो ये प्रपोज की गई थी 1972 में? जी नहीं, तो इसका आंसर होगा सेकंड। अब अगर इसकी बात करें तो कब, देखो जो आपकी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी, अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उस टाइम जो है अवेयर किया गया था लोगों को या पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। देन उसके बाद 2012 में जो है वो क्या किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई, ठीक है। और 2015 में जो है वो ये हमने यूएन जनरल असेंबली ने जो है वो इसको अडॉप्ट किया 15 साल का जो है टारगेट बना के। तो बोथ 1 एंड 2 नहीं होगा डियर, ठीक है। क्लियर? 1992 में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी बात नहीं की गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर जो है वो विचार किया गया, और देन उसके बाद जो है आपका 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया। यस 2012 बिल्कुल सही है, ठीक है। डन। अब आप मुझे बताइए कितने आपके जो है वो सही हुए हैं आउट ऑफ 50? ऐसे लिख कर दीजिए 50, और यहां पर आप पहले लिखिए कितने आपके करेक्ट हैं, बताइए। चलिए शाबाश, बताइए। सर मजा आ गया, चलो बढ़िया, मजा आना चाहिए, लेकिन मुझे मजा तब आएगा जब आप में से किसी का एग्जाम क्लियर होगा और फिर आप हमें फोन करके बताएंगे कि सर मेरा क्लियर हो गया, तब हमें मजा आएगा, है ना। तो मजा तो दोनों साइड से आना चाहिए ना। आपको तो चलो मजा आ गया अभी, लेकिन मुझे मजा तब आएगा जब आपका एग्जाम क्लियर होगा। चलिए 46 to 50, 37, 42, 48, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने जो 40 प्लस ही जो है वो स्कोर किया है, और जिसने 45 प्लस स्कोर किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाम आप थंबनेल पे देख सकते हैं, नाम आप थंबनेल पे जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ सीखा, यस, सीखने ही आप यहां पर आए थे और सीख के ही जाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्लियर है? हाँ जी सर, वो टाइम भी कुछ दिन में आ जाएगा, आना चाहिए, अपना टाइम आएगा, ठीक है। तो वो टाइम जो है वो जरूर आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर एवरीबॉडी। अब देखो, अगर आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जो है वो हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में जो है वो अभी
काफी ऑफ चला है ना, डिस्काउंट जो है वो हैवी डिस्काउंट चला है, राइट। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिए जाएंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज जो है वो दिए जाएंगे, मंथली करंट अफेयर और वीकली मेंटेड टॉक इसमें जॉब इंक्लूड रहेगी। ठीक है, तो हमारा ये टेस्ट सीरीज जो है वो आप इसको ले सकते हैं, सारी चीजें जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। क्लियर, डन। तो ये था गाइस आज का हमारा ये सेशन जो कि डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये चीजें आपकी नई इस बार ऐड हुई हैं, तो 3 to 4 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट से। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है सर, हाउ टू गेट कनेक्ट विद कुलदीप सर, आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी टीम है वो आपको जो है सर के साथ कनेक्ट कर देगी। क्लियर, चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है वो आपका अनदर सेशन होगा अनदर सब्जेक्ट का। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का जो है वो रिटर्न क्लियर हो जाए। ठीक है, और आप फिर हमें बताएं कि सर हमारा क्लियर हुआ और फिर हमें मजा आए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।